हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई विल टीच यू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। These are two organelles which is found in the cell. एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में बताता जा रहा हूँ। उसमें तुम्हें डिफरेंस भी देखने में मतलब ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या अंतर होता है। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया ये मैं 2-3 अंक तो पहले 2 ऑर्गेनेल्स के बारे में बता चुका हूँ। अब एक ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक बात ध्यान रखना है, इसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं? हालांकि मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या कहलाता है? पावर हाउस यानी शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। इट हैव 2 मेम्ब्रेन्स। कितनी झिल्लियाँ रखता है? 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग। तो ये अगर इसका हम फिगर स्केच करें तो ये 2 झिल्ली हो गई, लेकिन ये अंदर की अगर झिल्ली देखें तो मतलब ये कैसी होती है? फोल्डेड होती है, यानी उंगलियों के जस्ट लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पड़े रहते हैं, वो आंतरिक झिल्ली कहती है। तो ये कितनी झिल्लियों से? 2 झिल्लियों से बंधा हुआ होता है। इट हैज 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग। यह कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है और यह 2 झिल्लियों से कवरिंग यानी ढका हुआ होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ये कैसी होती है? छिद्र युक्त, यानी इसको कहते हैं बाह्य झिल्ली। 2 झिल्लियों से बनी हुई संरचना होती है। बाहर की झिल्ली कहलाती है आउटर मोर, और ये कैसी होती है? छिद्र युक्त होती है। एक कहलाती है आंतरिक झिल्ली यानी इंटरनल मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली हम ये भी सीधे सीधे कह सकते हैं, यह 2 झिल्लियों से बनी हुई संरचना होती है, जिसका बाहर का आवरण जो है आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली कहलाती है। यह झिल्ली छिद्रयुक्त होती है और अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें फिंगर लाइक कुछ प्रवर्ध यानी प्रोसेस मतलब उठे हुए होते हैं, फोल्डेड होती है, उंगलियों के समान फोल्डेड होती है, वो इंटरनल मेम्ब्रेन कहलाती है यानी आंतरिक झिल्ली। अब एक बात का ये तो यहाँ से मैंने बता दी था, तो बाहरी झिल्ली पर छिद्र होते हैं। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इन इंक्रीज सरफेस एरिया। वृद्धि करना सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग, मतलब ऊर्जा है ये एक। एडिनोसिन ADE, इसका पूरा नाम ध्यान रखना, एडिनोसिन ट्राई, टी का मतलब ट्राई और फॉस्फेट। ATP और ADP के नाम की पूरी अंग्रेजी ध्यान रखना, फॉस्फेट। बस ADP में मतलब जो है ट्राई की जगह डाई हो जाएगा। यहाँ मतलब जो है ऊर्जा के अवशोषण के लिए सतह बढ़ जाती है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें ऊर्जा को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ। अब यहाँ पर हमें जीवन के कार्य करने के लिए, जीवन के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, चाहे हमारा दौड़ना है, खाना है, पीना है, नहाना है,
कोई भी जीवन के कोई भी कार्य करेंगे, सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यहाँ तक कि मतलब कोई बैठे हुए भी तुम काम कर रहे हो तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। दौड़ने में तो सब जानते हैं कि भाई एनर्जी चाहिए, एक्सरसाइज करने में एनर्जी चाहिए। तो शरीर की जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं वो जीवन जिससे चलता है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही इस एनर्जी को रिलीज करती है। और किसके रूप में? एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में। किसके रूप में रिलीज करती है? एटीपी अणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में। अब ये देखो, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। एक एनर्जी करेंसी, ये ऊर्जा का एक स्रोत है ऑफ द सेल, मतलब इसको मतलब एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर एनर्जी करेंसी पर नोट्स लिखने को आए तो तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया पर ही लिखना है, तो एटीपी इज नोन एज, एटीपी को ही हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। किसकी एनर्जी करेंसी? कोशिका की। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। तो शरीर हमारा जो है उस ऊर्जा का उपयोग करता है किसके रूप में? एटीपी अणुओं के रूप में। काय के लिए? फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, मतलब नए नए रासायनिक यौगिक बनाता है। एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, और जो भी यांत्रिक कार्य होते हैं वो ऊर्जा वहाँ पर काम आ जाती है। तो ऊर्जा वहाँ पर काम आ जाती है तो वो ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में होती है। एक इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना, मैंने लिखा है देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। तो डीएनए और राइबोसोम इसके खुद के होते हैं। वैसे सेल में तो राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसके स्वयं के ही, यानी किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। तुम किसी घर में रहते हो अपने माता पिता के संग, तो वो माता पिता का घर है, वो तुम्हारा भी है, लेकिन तुम्हारा स्वयं का घर भी एक और अलग बना लिया है। उसी प्रकार से पूरी कोशिका के अंदर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। डीएनए होते हैं। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होते हैं। डीएनए अणुओं के अंश को जीन कहते हैं। मैंने एक केंद्रक बनाया था। केंद्रक में जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोजोम्स बना लेते हैं, और ये क्रोमोजोम्स जो हैं आपस में एंटेंगल्ड होते हैं। लेकिन इसका डीएनए खुद का होता है और राइबोसोम भी खुद के होते हैं। तो इसके कारण ये क्या है? सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स, अपने स्वयं की प्रोटीन बनाने की आवश्यकता इसको ही है। ये खुद की प्रोटीन खुद ही निर्माण करता है। ये किताब में भी क्वेश्चन है, दो मतलब एक प्रश्न दिया हुआ है वो देखना। ऐसे दो नाम बताओ, यानी कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट द कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों क्या है? डीएनए और राइबोसोम जो हैं वो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। तो ये इसको खुद का जेनेटिक मटेरियल इसका ही है। देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम इसके ही हैं। देयरफॉर इसका मतलब क्या निकलता है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें समर्थ है? अपनी प्रोटीन बनाने में समर्थ है। अब देखो फिर समझो एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड यानी दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक संरचना होती है, जिसके बाहर की झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं। इससे में छिद्र होते हैं, यानी पोरस, छिद्रयुक्त होती है। और आंतरिक झिल्ली जो होती है वो अंदर की झिल्ली कहलाती है, और इस पर उंगलियों के समान क्या होते हैं? फोल्डेड होते हैं। तो इस फोल्डेड, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, यानी ऑक्सीजन को ले लेता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अगर एक समीकरण से लिख के दिखाऊं तो ये होगा, इसका मैट्रिक्स किसके रूप में होता है? ग्लूकोज, यानी जितना भी हमारा भोजन है वो O2, ये जो है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी
और एनर्जी जो होती है वो किसके रूप में होती है? एटीपी अणुओं के रूप में होती है। एटीपी यानी ये नाम लिखा था मैंने अभी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो ऊर्जा, सुन लो फिर, पचित भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, व्हेन द डाइजेस्टिव फूड ऑक्सीडाइज देन फॉर्म द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में संचित स्टोर्ड हो जाती है। इसीलिए कोशिका को, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो वहाँ पर मतलब मैंने जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा था वो ये था, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन्स देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 2 जेनेटिक मटेरियल का नाम बताओ जिनका तुम अध्ययन कर चुके हो। तो मैंने देखो यही दोनों लिखे हुए हैं। एक तो होगा जो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए खुद बनाता है, तो मतलब ये एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और एक क्या हो जाएगी? प्लास्टिड हो जाएगी। फिर समझ लो इसको एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल यानी दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रयुक्त होती है और भीतर की झिल्ली पर उंगलियों के समान कुछ प्रवर्ध, उंगलियों के समान प्रवर्ध बने हुए रहते हैं। ये जो प्रवर्ध हैं वो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रिया के क्षेत्र को बढ़ाती है। यानी एटीपी जिस क्रिया बनती है वो क्षेत्रफल बढ़ा देती है और जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जीवन में जितनी भी हम क्रियाकलाप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या सोते समय या रात्रि में या दिन के प्रकाश में जो भी क्रिया करते हैं, तो उन क्रियाओं को करने के लिए हमें एटीपी अणुओं से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब एटीपी जो है वो किसकी ऊर्जा है? कोशिका की ऊर्जा है। तो शरीर जो है नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। जो ऊर्जा संचित होती है किसके रूप में? एटीपी अणुओं के रूप में संचित होती है। वो ऊर्जा जो है वो रासायनिक यौगिक यानी ये कंपाउंड दिखाए ना, केमिकल कंपाउंड, किसके बनाने में? केमिकल कंपाउंड के बनाने में, और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही जो है स्ट्रेंज ऑर्गेन्स है। क्या कहे जाते हैं? स्ट्रेंज यानी अजीब अंगक है। इसको अजीब अंगक यानी स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब जो है इसका अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर कार्य करने के लिए ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित रहती है, जो इसीलिए कोशिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा तुम्हें प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ध्यान रखना, अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक अंतर पूछे तो उसमें तुम लिख सकते हो जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो ये अंतर तुम्हारे यहाँ क्लियर हो जाएगा। प्लास्टिड्स आर 2 टाइप, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उनके मतलब कलर्ड प्लास्टिड, ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, रंग युक्त। ये रंग युक्त प्लास्टिड है। क्या है? रंग युक्त प्लास्टिड है। और जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं सफ़ेद होते हैं या बिना रंग के या रंगहीन। कैसे होते हैं? रंगहीन प्लास्टिक होते हैं।
अब पहले मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूंगा, क्योंकि प्लास्टिड जो है दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये पिगमेंट रखता है, कुछ कण रखता है, कुछ पिगमेंट इसके अंदर होते हैं। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। तो इन पिगमेंट क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पिगमेंट जो होते हैं, क्लोरोफिल क्या पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। तो वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और इसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। पहला फंक्शन ये है। दूसरा ये है, पहला फिर समझो, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, यानी जो क्लोरोफिल के कण धारण करते हैं ये, उसके कारण ये क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। अब इसका दूसरा देखो, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब ये जो है फोटोसिंथेसिस, पौधे का विभाग, यानी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स ऑन फूड सेल, अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं, और इसमें कौन सहयोग करता है? पौधे का ग्रीन पार्ट सहयोग करता है। तो मतलब ये देखना, इसमें क्या देखोगे, इसमें मतलब ये है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यानी पौधों के हरे भाग के द्वारा पौधे के स्वयं भोजन बनाने की क्रिया जो है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अगर कोई पूछ ले किसे कहते हैं, तो पौधों का हरा भाग क्लोरोफिल जो प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाता है, इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्रिया हरे पौधों के हरे भाग में ही होती है। जो भी पार्ट हरा होगा वो भोजन बनाने में सहयोग करेगा। इट इज आल्सो कंटेन्स वेरियस, यानी येलो यानी पीले और नारंगी रंग के पिगमेंट इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में तो हरा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, येलो यानी पीले होते हैं, और ऑरेंज यानी नारंगी। पीले एवं नारंगी रंग के पिगमेंट पाए जाते हैं इसमें, यानी क्लोरोफिल तो हरा हो गया। इसके अलावा जैसे मक्के का रंग पीला होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, क्यों उसमें ग्रीन, टमाटर में येलो पिगमेंट पाया जाता है, और टमाटर में भी जो होता है वो रेड पिगमेंट होता है। ऑरेंज पिगमेंट जिसका पीला रंग हो उसमें समझ लेना ऑरेंज पिगमेंट पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई केवल क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट में तुमने दो बातें देखी कि ये कुछ कण क्लोरोफिल के रखता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करते हैं। किसमें? पौधों में। और ये विभिन्न प्रकार के पिगमेंट धारण करता है, जैसे पीले और नारंगी। तो पिगमेंट्स इन द एडिशन टू क्लोरोफिल। अब देखो दूसरी बात आती है, मैंने कहा था ना प्लास्टिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीकली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। अब ये देखो तीन, मतलब जो है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन नाम का पदार्थ जो है इसमें ल्यूकोप्लास्ट में, यानी किसी बीज में अगर तेल भरा हुआ है और वो तेल भरा हुआ है तो इसका मतलब है उसमें जो है ल्यूकोप्लास्ट नाम के पिगमेंट प्लास्टिड पाई जाती है। मतलब प्राथमिक रूप से ये वो अंग है जो कि मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से पदार्थ, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को धारण करता है। ग्रेनुअल्स आर स्टोरेड, यानी दाने के रूप में वो उसमें जमा रहता है। अब ये देखो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आंतरिक संगठन। किसका आंतरिक संगठन? प्लास्टिड का। प्लास्टिड का जो आंतरिक संगठन होता है, इंटरनल, आंतरिक,
संगठन। तो इसका आंतरिक संगठन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसका जो मतलब पदार्थ होता है यानी क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। तो मतलब क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है वापस। क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी भीतरी संरचना जो होती है बहुत सी झिल्ली वाली लेयर होती हैं, उसमें मेम्ब्रेन ये पाई जाती हैं और उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ये लिखा हुआ है ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ये भाग है किसका? प्लास्टिड का ही भाग है। और स्ट्रोमा में जो प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। बाह्य संरचना में ये प्लास्टिड जो है वो एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन में किसके समान होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपने स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यानी इसका मतलब है कि यही दो अंग ऐसे हैं, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और वो प्लास्टिड, ये अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए और प्रोटीन दोनों रखते हैं। ये इसको देख लेना। इसके बाद दो तुम्हारे एक और रह गया शायद, वैक्यूल्स यानी रसदानियाँ, कुंचलशील, वो अंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें मैंने बता दिया है कि दो क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लें। एक तो शक्ति गृह वाली बात बताई थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं। इसमें प्लास्टिड्स में बताई थी कि मतलब प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्वयं का जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये ध्यान रखना कि मतलब इसमें एक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ये किसका भाग है? प्लास्टिक का। प्लास्टिड जो है दो भागों से बने हुए होते हैं। ये करो, एक और रह गया है और एक सेल डिवीजन। इस चैप्टर में तुम्हारे दो बिंदु और रह जाते हैं। एक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का मतलब रसधानियाँ या रिक्तकाएँ। अगर अंतर की दृष्टि से पूछे तो पादप कोशिकाओं में रिक्तकाएँ बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।